हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला जो थोड़ा पार्ट बचा था वो हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, कल तक जो हमने बता दिया उसको हमने बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अभी तक जिस क्लास में। उसके बाद हमने फंक्शन के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने बताया स्कोर्टम के बारे में, स्कोर्टम पाउच के बारे में, ये दोनों टेस्टिस जिसमें पाउच में रहते हैं उस पाउच के बारे में हमने बताया। ठीक, स्कोर्टम में जिस पाउच में रहते हैं उस पाउच के लिए बारे में बताया। उसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस होता है, ये हम बता दिया। फिर इसके बाद टेस्टिस के बारे में हमने बताया। टेस्टिस के बाद अब ये क्या है, एपिडाइडमिस। ये दोनों क्या है, एपिडाइडमिस, ये दोनों एपिडाइडमिस है। ठीक, तो इसके बारे में अगला है एपिडाइडमिस। टेस्टिस के बाद एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस में क्या है, देखिए डियर, सेशन की शुरुआत हम करने से पहले मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो जब भी आप देखिएगा तो क्लियर दिखेगा। जब यूट्यूब पे हाई पिक्चर क्वालिटी करके देखेंगे तब आ जाए, या तो फिर आपके अगर मोबाइल में नेटवर्क प्रॉपर है तो आपको हाई पिक्चर क्वालिटी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिखने लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसके यहाँ नेटवर्क सही नहीं है तो हाई पिक्चर क्वालिटी कर दे तो सही रहेगा। ठीक है, प्रॉपर चलने लगेगा। कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है। और डियर, आपका काम जो है आप अपना काम करिए, बाकी हम रोज अपना काम करें, जैसे वो भी हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ अपने काम में भी, और समय निकाल के इधर भी करता रहता हूँ। तो अब जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं दो दो तीन तीन क्लास एक दिन में डालता रहूँगा। तो आपका काम है बस इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और पूरा नोट्स बनाना प्रॉपर। हम मैं बार बार कहता हूँ, मेरा अगला लेक्चर देखने से पहले अच्छा है कि पूरा पीछे का लेक्चर देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो बीच से जो देखेगा उसको हवा तक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि इसको लेके चाहे नर्सिंग की किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उसके बाद फिर बोलना कि क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर बताना। ठीक है, तो आइए एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बारे में, इट इज कामा शेप्ड। कैसा होता है, कॉमा शेप्ड। एक एक वर्ड के बारे में मैं फिगर के माध्यम से, अगर समझ पाओगे तो फिगर के माध्यम से, वैसे भी समझा देता हूँ। कामा शेप्ड, कामा शेप्ड मतलब ये कामा है, ये कामा है। ठीक, कामा शेप्ड होता है। तो ऐसे ही देखिए, ये एपिडाइडमिस है, देखिए ये कामा शेप्ड, ये। ठीक, ये। अब कल एपिडाइडमिस हम टेस्टिस बनाए थे, तो एपिडाइडमिस क्या होता है, इसकी लेंथ जो है, इसकी कामा शेप्ड जो है, इसकी लेंथ देखिए, ये है, ये कामा शेप्ड। ये हमने कल बताया था, हेड है इसका। ठीक, एपिडाइडमिस का हेड है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये टेल है। ऐसा हमने बताया था कल वाले फिगर में, खूब अच्छे से बनाया था। और कल हमने उसको बताया भी था कि ये पूरा क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, एकदम क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। तो इस कामा शेप्ड के जो क्वाइल्ड फॉर्म है, इसके हमने लेंथ बताया था 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इस क्वाइल को सीधा कर दिया जाए, खोला जाए, तो लगभग 6 मीटर होगा, 6 मीटर। यानी 6 मीटर जो एपिडाइडमिस है वो क्वाइल होके एकदम गुच्छे बना के, कामा शेप्ड गुच्छे बना के 4 सेंटीमीटर में टेस्टिस के बैक साइड में रहता है। ठीक, तो वही कह रहा है, इट इज कामा शेप्ड ऑर्गन अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इन क्वाइल्ड फॉर्म, बट इट्स एक्चुअल लेंथ इज 6 मीटर। 6 मीटर, मतलब सोच रहे हैं कि इसको अगर छुड़ा देंगे, अगर यहाँ से एपिडाइडमिस निकाल के छुड़ा देंगे, लगभग 6 मीटर दूरी का होता है। लेकिन ये ऐसे ऐसे क्वाइल्ड होके एक जगह गुच्छे बना के एक जगह 4 सेंटीमीटर में पड़ा हुआ, 4 सेंटीमीटर में 6 मीटर का पाइप। 6 मीटर जा रहे, जैसे आपके घर में पाइप जो है होता है कि पानी यहाँ से दूर तक लेके जाते हैं, जब उसको रखना होता है तो ऐसे मोड़ के खूब बढ़िया से उसको रख देते हैं, वैसे ही ये भी है, ये पाइप ही है। एपिडाइडमिस ये पाइप ही है, जस्ट टेस्टिस के बाद ही होता है। तो इसको जब छुड़ाएंगे तो 6 मीटर, और वैसे 4 सेंटीमीटर। शेप की बात करें तो कामा शेप्ड होता है। लोकेटेड एट द बैक ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के बैक साइड में होता है। देखिए, उसके बाद ये है, देखिए ये जो हमने यहाँ से बनाया है, यहाँ तक तो कामा शेप्ड एपिडाइडमिस हो गया। एपिडाइडमिस के बाद वास्ट डिफरेंस है, एपिडाइडमिस के बाद वास्ट डिफरेंस है। ये दोनों टेस्टिस हैं और ये स्कोटम है। ठीक, तो दोनों टेस्टिस का ये पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से में एपिडाइडमिस होता है और ऐसे लेके जाता है। ठीक, तो ये दोनों एपिडाइडमिस है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, एपिडाइडमिस करता क्या है, यहाँ से स्पर्म जो बन गया, न्यू स्पर्म बने हैं अभी, मतलब डेलिकेट है,
चल नहीं सकते, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, चल नहीं सकते या कुछ भी है, छोटे से बच्चे मेच्योर नहीं हुए, तो वो सारे स्पर्म आते हैं एपिडार्मिस में, मेच्योर होते हैं, स्टोर होते हैं और यहीं से ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं। ठीक, किसको? एपिडार्मिस से वास डिफरेंस को किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज होता है, ठीक, माने कि भंडारण होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा यानी यहीं से लोडिंग होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मेचुरेशन होगा यानी जो स्पर्म अभी चलने लायक नहीं है या फिर इजैकुलेशन में पार्टिसिपेट करने, उनको मेच्योर भी करते हैं यहाँ पे फॉर स्पर्म। और ये कब तक चलता है? लगभग 40 डेज। ठीक, 40 डेज तक रहता है। ठीक, मेचुरेशन जब से तक मेच्योर नहीं होगा तब से तक इजैकुलेशन में नहीं जाएगा और एक स्पर्म को मेच्योर होने में 14 दिन लगते हैं, 14 दिन लगते हैं, तब जाके उसका अच्छा खासा स्पर्म का देखिए ये, और ये देखिए मिडिल पीस, ये हेड पीस, और उसके बाद हेड के बाद एक्रोमीज। ठीक, यहाँ पे एक एंजाइम होता है हेड के आगे जो ओवम में अभी जो फर्टिलाइजेशन बताएंगे, जो ओवम को ऐसे छेदने में आसानी करता है। यहाँ पे हाइल्यूरोनिक एसिड होता है जो अंडे में घुस जाता है और जैसे ये घुसता है तो एक केमिकल छोड़ता है ये ओवम, और उसी केमिकल की वजह से ये बॉर्डर लाइन हार्ड हो जाते हैं, यानी एक स्पर्म आ गया दूसरा अब नहीं आ सकता, सबकी एंट्री बंद हो जाती है। और जैसे ही इतना पार्ट यहाँ अंदर आ जाता है तो बाकी के पार्ट कट जाते हैं। लेकिन जब से तक एंट्री नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं किए रहता है, तब तक यहाँ पे क्या ये क्या है? मिडिल। ठीक, मिडिल पार्ट में माइट्रोकांड्रिया होता है। माइट्रोकांड्रिया क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? जेनिटल ट्रैक्ट में। इजैकुलेशन के बाद स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड यहाँ माइट्रोकांड्रिया होता है, यहाँ कार्य करता है, और टेल क्या करता है? उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। तो अभी अब हम डिटेल में बात करेंगे स्पर्म के बारे में और ओवम के बारे में, फिगर बना के फंक्शन के बारे में, कैसे जाता है, क्या काम है, सब चीजें सब बताएंगे, कोई चीज नहीं छूटेगा। इट आल्सो रीजनरेटेड स्पर्म। अब मान लीजिए इसमें से कुछ ऐसे स्पर्म निकल गए कि यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए और मर गए, यहाँ तक भी नहीं, एपिडार्मिस तक नहीं पहुंच पाए और मर गए, तो यहाँ पे स्पर्म जो मर जाते हैं उनको ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है, यानी खत्म करके उसको डाइल्यूट कर देता है, स्पर्म को एकदम डाइल्यूट कर देता है, डाइल्यूट करके पानी बना देता है, मतलब कि रीअब्जॉर्ब कर लेता है। इट आल्सो रीअब्जॉर्ब रीजनरेटेड स्पर्म। तो ये एपिडार्मिस का बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके जस्ट बाद, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। मैं इतना मेहनत करता हूँ कि आपका कहीं से भी आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो है कि प्रॉपर सफल हो जाएं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग पास हो जाएं, कोई भी एग्जाम हो उसको क्वालिफाई कर लें, मेरे लिए यही बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हो गया एपिडार्मिस के बाद ये दोनों क्या है? वास डिफरेंस। ठीक, वास डिफरेंस। तो अब हम इसकी बात करेंगे, इसके जस्ट बाद वास डिफरेंस है, तो वास डिफरेंस की बात करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अभी इसके बारे में वास डिफरेंस को इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आगे डियर, आके अब हम बात करते हैं वास डिफरेंस की। देखिए इसको किस नाम से जाना जाता है? वास डिफरेंस। वास मतलब डक्ट होता है, चाहे वास कहिए चाहे डक्ट कहिए। वास डिफरेंस या डक्ट डिफरेंस या फिर स्पर्मेटिक डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, क्या बोलेंगे? स्पर्म डक्ट या स्पर्मेटिक डिफरेंस या डक्ट डिफरेंस या फिर वास डिफरेंस। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। और इसका काम क्या है? इट प्रोपेल आर ट्रांसपोर्ट। प्रोपेल मतलब आगे की तरफ ढकेलना, अब जो है कि ये क्या करता है? इट प्रोपेल आर ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम एपिडार्मिस। कहाँ? यहाँ से एपिडार्मिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करता है, इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। कहाँ पे? इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक, ऐसे यहाँ पे ऐसे जाते हैं। कल हमने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के यूरेटर से होके आपस में ये आके सेमिनल वेसिकल्स होते हुए यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट यानी यहाँ तक आता है, जहाँ पे सिंगल हो जाते हैं, और फिर इसके बाद ये आगे का ये पोर्शन, ये पेनिस है, पेनिस के पोर्शन में ये इजैकुलेटरी डक्ट यानी यहाँ तक लेके आता है। ठीक,
तो इसमें अगला जैसे कह रहा है कि इसका काम क्या है, इसका काम है स्पर्म एपिडाइडमिस से ले जाके इजैकुलेटरी डक्ट में छोड़ना, यानी इजैकुलेटरी डक्ट में, यहाँ पेनिस में जो डक्ट होता है वो इसे इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, तो वहां तक पहुंचाना इजैकुलेटरी डक्ट बाय द पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। किसके द्वारा? पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, देखिए पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है। इंटेस्टाइन आपको मैं बता दूं कि जो फूड होता है जैसे हम खाते हैं ओइसोफेगस में चला जाता है, ओइसोफेगस में जाने के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसमें पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे करेगा फिर आगे जाएगा, ऐसे करेगा फिर आगे जाएगा, ऐसे करके ऐसे। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये डक्ट है, ठीक, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद देखिए स्पर्म जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, यहाँ पे स्पर्म इकट्ठा हुए हैं या कोई भी मटेरियल, फूड मटेरियल या इंटेस्टाइन में ही कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे स्पर्म, अब क्या होगा कि इधर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, तो यहाँ पे ऐसे रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, जब इकट्ठा हो गए तो ये ठेल दिया आगे, ठीक, ऐसे होगा, ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक, फिर ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ेगा। देखिए कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से, अब ये यहाँ पे हो गया, ठीक, ये पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, अब इस पर में यहाँ देखिए यहाँ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मैंने स्टेप बाय, लेकिन ये इसी में होगा, सिंगल इसी में होगा, तो मैंने बता दिया कि देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करता, यहाँ करेगा, फिर यहाँ तो ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही पूरे में जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेरिस्टैल्टिस कॉन्ट्रैक्शन, और वो स्पर्म को आगे ढकेलता चला जाता है। इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमुलर एपिथेलियम। जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के अंदर की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। यानी कि इसमें क्या हो, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब कि जैसे कि स्ट्रेटिफाइड मतलब वहां पे सीलिएटेड नहीं होगा, लेकिन ये स्ट्रेटिफाइड सेल की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्यूडो लगाया गया है। स्यूडो मतलब झूठा, स्ट्रेटिफाइड है नहीं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए लगाया कि ये है तो कॉलमुलर एपिथेलियम है, तो अंदर का, इसके अंदर का है, ये कॉलमुलर एपिथेलियम है, ये कॉलमुलर एपिथेलियम है, लेकिन इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आगे इसलिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे स्ट्रेटिफाइड सेल नहीं होता वैसे दिखता है, इसलिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसको नाम दे दिया गया। तो ये वास्ट डिफरेंस हो गया। वास्ट डिफरेंस के बाद अब हम बात करेंगे आपका इजैकुलेटरी डक्ट का, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, मैंने कुछ बनाया आपको, देखिए आप समझाने के, आप क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो इसकी बात करें, टेस्टिस की बात करें, तो इसको हम ओपन करके एक माइक्रोस्कोपिक इसको स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दिया, एपिडाइडिस के बारे में समझा दिया। अब ऑल ओवर ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें यूरिनरी भी आ गया और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ गया। तो देखिए हम इजैकुलेटरी डक्ट की बात कर रहे हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट देखिए ये दोनों हैं, यहाँ पे देखिए लिखा होगा इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट ये है, ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये दोनों आके इसमें एक में मिलती हैं, ठीक, ये दरअसल दो यहाँ तक आते आते ये इसमें सिंगल में हो जाती है, लेकिन दो में होती है, ठीक है, दो होती है, लेकिन यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है या फिर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। वैसे तो पेयर्ड में ही होती हैं, क्योंकि दोनों आपस में ऐसे मिल के आके यहीं डायरेक्ट खुलती हैं, यहीं आके डायरेक्ट खुलती हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से आके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक। तो कभी आपको पेयर्ड में आ जाए कि जैसे पेयर्ड में होता है, जैसे वैसे ये सब तो मतलब कि ये आपस में दोनों मिल के डिफ्यूज हो जाती हैं, सिंगल एक जैसी लगती हैं, लेकिन कोई कोई बुक में पेयर्ड दिया है, दो दिया है, तो उसमें दो, इसलिए हमने यहाँ पे दो लिख दिया कि हमने एक बुक में देखा था दो लिखा, तो आप लिख सकते हैं, चाहे दो लिख सकते हैं या पेयर्ड लिख सकते हैं। देखिए पेयर्ड एंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। उसके बाद इट ओपन इनटू या टर्मिनेट इनटू,
ओपन इनटू या टर्मिनेट इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, किसमें, देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड में इसमें खुलता है। तो इसमें इजैकुलेटरी डक्ट जो यहाँ से आता है, एक सेकेंड डियर, सॉरी ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से इसमें यहाँ तक आता तो है, यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ से ये दोनों जब मिलते हैं तो इतने पोर्शन को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट। अब स्पष्ट समझ में भी आएगा कि दो होती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब समझ में आएगा कि दो है, ये दोनों आपस में यहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे खुले हैं। इट ओपन इनटू आर टर्मिनेट इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इधर अपने देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ। ये क्या है, लेफ्ट टेस्टिस है, ये राइट टेस्टिस है। कभी कभी आपको मैच करने के लिए बोले कि दो टेस्टिस, दो वास डिफरेंस, दो यूरेटर और दो इपिडाइडमिस, ठीक, और दो इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन 2 नंबर में है। देखिए बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ये 2, इपिडाइडमिस 2, लेफ्ट राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, वास डिफरेंस 2, ठीक, सेमिनल वेसिकल 2, ठीक, ये 2 होते हैं, यूरेटर 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक, और किडनी भी 2, ठीक। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में ही देखिए हमने पिछले क्लास में बताया था कि देखिए ये जो वास डिफरेंस होता है ये यूरेटर के उस तरफ से आता है। जैसे ये यूरेटर हो गया, यूरेटर के इस तरफ से आता है, ठीक, नहीं ये नहीं कि यहीं टेस्टिस से निकला और यहीं जुड़ गया, ऐसा नहीं है। वो आता है इतनी लंबी दूरी तय करके, फिर यहाँ सेमिनल वेसिकल से मिलता है क्या, सीमेन मिलता है। सीमेन मिलने के बाद स्पर्म एकदम हो जाता है और इसमें सॉरी डियर, इस बीच में अब इसी में आज मैं अपना फ़ोन जो है कि वो सब फ्लाइट मोड में किया नहीं, उसमें फ़ोन बार बार आ रहा है। तो घर वाले से है, कहाँ है, किसका है, नंबर आ रहा है, ठीक, ठीक, आप हमारे ऊपर शक मत कीजिएगा, ठीक। ठीक है, शक मत कीजिएगा, बस ये है कि फ़ोन आ रहा है तो आने की वजह से मेरा डिस्टरबेंस हो जा रहा है। डिस्टरबेंस ये हो रहा है कि उसमें जो कनेक्ट है वो ब्लूटूथ कनेक्ट होने से वो ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये, तो देखिए ऑल ओवर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। देखिए अगर आपको जेएनएम फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में है या फिर उसमें है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आ रहा है तो एकदम सिंपल सा तरीका है, यही बना दीजिए। सिंपल सा तरीका है, फिगर यही बना दीजिए और इसके बारे में पूरे के बारे में टेस्टिस, ये टेस्टिस के बारे में बता दीजिए, इपिडाइडमिस के बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद वास डिफरेंस के बता दीजिए, वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड के बाद पेनिस, पेनिस के बाद ग्लांस पेनिस के बारे में बता दीजिए। ये सारा है एकदम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा फिगर बनाया हूँ, ठीक है, मेहनत करके। तो इसको लिख लीजिए, इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, इजैकुलेट डक्ट क्या करता है, स्पर्म को इजैकुलेट करता है। इजैकुलेट करने के बाद जैसे इसमें आता है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट में आने के बाद ये ऑलरेडी क्या इरेक्टाइल में होता है, इरेक्टाइल में, और फोर्सफुली स्पर्म बाहर निकलता है, फोर्सफुली, ठीक है। तो इसको बना लीजिए आप। आगे मैं बात करता हूँ। तो आगे डियर देखिए, अगला हम बात कर रहे हैं एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें 3 मेल एसेसरी ग्लैंड होंगे, पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको सेमिनल वेसिकल कहाँ पे है। देखिए ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक, एक ये हो गया, और उसके बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक, ये, और उसके बाद ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ये तीनों एसेसरी ग्लैंड हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इसमें से पहला हम बात कर रहे हैं सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल या इसी को सेमिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये 2 होती हैं और ये सीधा जाके इजैकुलेटरी डक्ट के यूरेटर में खुलती हैं, यूरेटर में खुलती हैं। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, बहुत बड़ा। सेमिनल वेसिकल इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि उसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी के लिए, सब जो, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीच में नहीं रहता तो अभी आगे बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत होती है।
टू 5 सेंटीमीटर, 2 होते हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पेयर्ड है, जोड़े में है, पाउच लाइक होती है। विच अटैच टू वॉश डिफरेंस से अटैच होती है। नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर, नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के बेस पे क्या होती है, खुलती है। इट फॉर्म 60%, क्या, ठीक 60%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 60% बल्क ऑफ सीमेन, यानी जो इजैकुलेशन में जो स्पर्म निकलता है उसमें स्पर्म भी होते हैं, उसमें देखिए उसमें स्पर्म भी होते हैं, और ये देखिए ये सीमन है, ठीक। मान लीजिए कि लगभग 50 ml या 100 ml या 250 ml जो भी सीमेन निकलता है, स्पर्म, इसमें स्पर्म भी होते हैं। तो ये इसमें देखिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म भी होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म भी होते हैं, ठीक। बट ये स्पर्म तभी जिंदा रहेंगे, ये स्पर्म तभी जिंदा रहेंगे या तभी काम करेंगे, ये तभी काम करेंगे जब सीमेन अच्छा होगा, सीमेन में अच्छा होगा, सीमेन में फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम होगा। अभी बताएंगे कि सीमेन में क्या क्या पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। तो ये अगर 100 ml है तो इसमें स्पर्म है, तो ये रेड कलर से जो डॉट डॉट हमने बनाया वो सीमेन है। और ये सीमेन 60%, मतलब कि 40% स्पर्म होता है तो 60% सीमेन होता है। आप सोच लिए कि सीमेन नहीं होगा तो स्पर्म का कोई मतलब नहीं होगा, वो यहीं रह जाएगा, वो यहीं वॉश डिफरेंस में ही रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। दूसरा ये है कि इट फॉर्म 60% बल्क ऑफ सीमेन, 60% बल्क मतलब कि उसका फ्लूइड का 60% यही बनाता है। दूसरा ये है कि ये एल्कलाइन नेचर का होता है। कौन, एल्कलाइन नेचर का होता है। सीमेन जो होता है, सेमिनल वेसिकल से जो सीमेन निकलता है वो एल्कलाइन नेचर के वजह है। अब एल्कलाइन नेचर होने की वजह से जो यूरेथ्रा में जो यूरिन आएगा, ये अब देखिए इसी डुअल फंक्शन है, देखिए इसमें यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है। अब यूरिन आने की वजह से जो यूरिन आता है उसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट, इजैकुलेटरी डक्ट का इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि यूरिन भी इसी में आ रहा है और यूरिन जरा सा उससे थोड़ा सा एसिडिक होता है। अब एसिडिक होने की वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म आ रहा है उसको किल कर देगा, मार देगा, या स्पर्म निष्क्रिय हो जाएंगे। इस वजह से ये एल्कलाइन नेचर होता है। तो ये एल्कलाइन नेचर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि स्पर्म सर्वाइव कर सके, ठीक। तो ये काम इतना इंपॉर्टेंट काम है कि ये एल्कलाइन नेचर, और इसका पीएच पूछे तो 7.2 to 8 होता है, ठीक। ये एल्कलाइन नेचर में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो इजैकुलेटरी डक्ट और पेनिस के इधर के आगे का इन्वायरमेंट क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए तो इधर से जब स्पर्म जाएगा तो ये किल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये जो सीमेन जब इजैकुलेट होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के वेजाइना का भी पीएच एसिडिक होता है। आपको मैंने बताया वेजाइना का भी पीएच एसिडिक होता है, तो वहां के एसिडिक मीडियम को भी वो भी न्यूट्रलाइज करता है यही सीमेन। यानी 60% का रोल, बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ भी स्पर्म बचा रहा है, स्पर्म को बचाते हुए चला जा रहा है। फिर इसके बाद जेनिटल ट्रैक्ट में यानी वेजाइना में भी क्या कर रहा है, स्पर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी एसिडिक एनवायरमेंट जहां दिखेगा वहां न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एल्कलाइन, ठीक। तो बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल है। अब इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन हमने वर्बली ऐसे बता दिया, अब मैंने और भी कुछ फंक्शन है जो लिख दे रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए डियर, मैं सीमेन का फंक्शन बता रहा हूँ, सीमेन का, ठीक। जो सीमेन होता है जिसमें स्पर्म होता है, यानी जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है, जो सेमिनल वेसिकल से जो सीमेन आता है उसका काम क्या है, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि मेल की इजैकुलेटरी डक्ट का एसिडिक मीडियम एंड वेजाइना के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक। और नॉर्मल वेजाइनल पीएच हमने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया कितना होता है, 3.5 से 4, 3.5 से 4। अब हाईली एसिडिक, इस एसिडिक मीडियम पे स्पर्म चल ही नहीं पाएंगे, स्पर्म तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे तो हाँ हो जाएगी, उसका कई सालों तक लगा लेकिन उसके काम ही नहीं होगा, ठीक है, लंका लग जाएगी। तो वेजाइना का पीएच क्या होता है, 3.5 से 4 होता है, ठीक। अब इस पीएच पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो क्या करता है, ये सीमेन न्यूट्रलाइज कर देता है। तो स्पर्म आर नॉन मोटाइल एट पीएच लेस देन 6। अब सोचिए कि जो भगवान है, जो स्पर्म है, जो मालिक आ रहे हैं, जिंदगी नहीं से है, आगे आगे नहीं से है आगे। तो अब ये कह रहे हैं कि हम 6 पीएच, इतना कम पीएच पे हम नहीं चल पाएंगे,
हमें पीएच और ज्यादा मतलब कि एल्कलाइन दीजिए, एल्कलाइन पीएच पे हम चल पाएंगे, क्योंकि हम घर से निकले थे तो हमें एल्कलाइन पीएच ही मिला था और उसी पीएच पे हम चल पाएंगे। तो सेमिनल वेसाइकिल से जो सीमेन निकला, उसने कहा चल भाई तू चलता रहा, तो हम तुम्हें दे रहे हैं। तो उसने क्या किया कि ये न्यूट्रलाइज करके पीएच को ले गया 6 से ऊपर, 6.5 से 7.5 तक ऊपर ले गया। तो कहा आप ठीक है, तो स्पर्म कहा हाँ ठीक है, अब हम चल लेंगे। नहीं तो उसने कहा कि अगर 6 से कम होगा तो हम नॉन मोटाइल यानी नहीं चल पाएंगे। स्पर्म आर नॉन मोटाइल एट पीएच लेस देन 6, 6 से कम होगा तो ये क्या स्पर्म क्या हो जाता है, ये मतलब कि जिद कर लेता है, गुस्सा हो जाता है कि हम नहीं जाएंगे आगे, ठीक है, और या तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा मर मत, तुम्हारे मरने से बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसने कहा कि चलो ठीक है सेमिनल वेसाइकिल, मैं तुम्हारा इन्वायरमेंट जो एसिडिक है उसे हम एल्कलाइन में चेंज। तो उसके बाद आगे क्या है, सीमेन हैज, सीमेन सीमेन हैज फ्रक्टोज, क्या होता है सीमेन में, और क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक, फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज क्या है, ये फ्रक्टोज क्या है, एक प्रकार से ग्लूकोज ही है। तो फ्रक्टोज टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल के ग्लूकोज के बनेंगे, तो वो क्या यूज हो जाएंगे एटीपी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्पर्म को चलने के लिए। स्पर्म अब स्पर्म ने कहा ठीक है आप मीडियम तो सही कर दीजिए, अब हम चले कैसे, हमें खाना पीना चाहिए। स्पर्म कहा कि हमें खाना पीना चाहिए, तो मैं चलूं कैसे, मुझे एनर्जी चाहिए। तो उसने सीमेन ने सेमिनल वेसाइकिल से सीमेन निकला, उसने कहा कि ले भाई फ्रक्टोज भी ले ले तू, फ्रक्टोज दे दिया। तो जब फ्रक्टोज दे दिया तो उसने कहा आप सही है, अब मैं एनर्जी अपना बना लूंगा। तो अभी अभी के जो हमने बताया था आपको, ये स्पर्म है, ठीक, ये ठीक, यहाँ से स्पर्म है, इसमें माइट्रोकांडिया होता है, क्या होता है माइट्रोकांडिया, मिडिल पीस पे ये माइट्रोकांडिया। अब इस माइट्रोकांडिया में तभी एटीपी का प्रोडक्शन होगा जब कहीं से फ्रक्टोज मिल जाए, कहीं से फ्रक्टोज मिल जाए। तो उसने कहा तेरे पूंछ में जो मिडिल पीस में है माइट्रोकांडिया, उसको फ्रक्टोज हम दे दे रहे हैं। तो ये फ्रक्टोज 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 जो है मिडिल पीस में माइट्रोकांडिया, वो माइट्रोकांडियम चला जाता है। अब तो एनर्जी प्रोडक्शन होना ही है, 2 मॉलिक्यूल गया, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का माइट्रोकांडियम पहुंच गया, एक मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनता है, तो 36 गुना 72 एटीपी बन गया, खूब फर्स्ट क्लास एनर्जी इन्हें मिल गई। ये जिंदगी अब हम जी लेंगे, ठीक है, चलने लगे, बहुत तेजी से जाने लगेगा स्पर्म, ठीक है, चाहे वो फीमेल जेनाइटर ट्रैक्ट हो चाहे इजैकुलेटरी डक्ट हो, ये चलने लगेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मिल गया ये स्पर्म के, और ये इसके पास जो खुद का हेड है, तो ये भेजने के लिए यहाँ पे एंजाइम रखा है, ठीक है, और ये जैसे वहां पहुंचेगा तो ये एंजाइम छोड़ देगा, उसका नाम है हाइड्रोलोनिक एसिडेज, ठीक है, वो नाम है, आगे इसके बारे में बताएंगे। तो ये फ्रक्टोज यहाँ पे अपने स्पर्म के मिडिल पीस, मिडिल पार्ट पे माइट्रोकांडिया होता है, यहाँ पे यूज हो जाता है, किसका प्रोडक्शन हो जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन। और एटीपी क्या है, करेंसी है, एनर्जी का करेंसी है, ठीक है। इट आल्सो हैज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कैल्शियम, यानी सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम इसको मजबूती देता है और इसको क्या एक्टिव बनाए रखता है। कैल्शियम क्या होता है, अरे भैया आपको आपके मसल्स में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आप ढीले ढाले पड़ जाएंगे, गिर जाए। तो वैसे ही स्पर्म को भी कैल्शियम मिल जाता है तो एक्टिव रहता है, ठीक है, हमेशा इसके सभी जो है एक्टिव पार्ट एक्टिव रहेंगे और ये हम करके जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ काम है, प्रोस्टाग्लैंडिन का ये काम है जैसे इजैकुलेट हुआ वेजाइनल में गया, तो वेजाइना में जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन पहुंचेगा, वेजाइना जो है यूट्रस के और सर्विक्स के, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन जो सीमेन में है, सीमेन जैसे ही वेजाइनल ट्रैक्ट में पहुंचेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन वेजाइना सर्विक्स यूट्रस के ऊपरी वाल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने से मदद मिलता है, तो ये और तेजी से भागता है, ठीक है, और तेजी से भागता है। जल्दी से जाओ नहीं तो ओवम जाके ओवम वेट नहीं करेगा, ठीक है, ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ चुकी है और ये महाराज कहते हैं कि वहां वेट नहीं करेगा, जल्दी से जा रहा हूं। तो ये जल्दी से जा बेटा, नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और नहीं तो आगे कहानी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका सीमेन का काम है। कुल मिला के सेमिनल वेसाइकिल या सेमिनल ग्लैंड का काम क्या है, सीमेन का सिक्रीशन करना। सीमेन का सिक्रीशन वो भी कितना, इस स्पर्म का ये जो सीमेन पूरा है इसका 60% बनाता है ये सेमिनल वेसाइकिल और 40% स्पर्म होते हैं, 40% स्पर्म होते हैं और 60% सीमेन होता है। और 60% सीमेन करता क्या है, 60% सीमेन में होता क्या क्या है, कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। और उसके बाद ये क्या काम करता है, ये इसका मीडिया, ये जो इन्वायरमेंट का जो इजैकुलेटरी डक्ट और वेजाइना के डक्ट के जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है, ठीक।
तो ये सब चीजें हमने बता दी। अब उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, यहाँ पे इसका काम क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है। ठीक, तो देखिए डियर, अगला जो है ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अगले ग्लैंड की अगर हम बात करें तो अगला ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल होता है, एक ही होता है, सिंगल होता है, विच आर लोकेटेड बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट नीचे ही होता है। शेप की बात करें तो ये गोल्फ के बाल के जैसा होता है, गोल्फ बाल के जैसा होता है। साइज की बात करें तो 4 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, तो ये 4-3-2 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो 40 ग्राम, वेट कितना 40 ग्राम। अब इसके हम फंक्शन की बात कर ले रहे हैं, तो फंक्शन में इसका क्या होगा, पहले इसको लिख लीजिए, हम इरेज करेंगे। ठीक, तो देखिए डियर, इसके फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो इट आल्सो सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन, कैसा मिल्की होगा, व्हाइट मिल्की होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा फ्लूइड, ये भी फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जैसे सीमेन करता था। और ये जो है कि 30% वॉल्यूम ऑफ द टोटल सीमेंट का 60% ये बना रहा था। अब इसमें जो 40% बचा, 30% सीमेंट बना रहा है, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहा है। अब 10% बचा, वो जैसे पूरा जो ये वॉल्यूम है, ये पूरा जो वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में अगर ले लिया जाए, ठीक, एक कंटेनर में अगर ले लिया जाए इजेकुलेट करा के तो इसमें क्या क्या स्पर्म होंगे, सीमेन होगा। तो स्पर्म में यानी कि 10% स्पर्म, इसका जितना वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए 100 ml है या 100 ml है, तो 100 ml में 10% यानी 10 ml वॉल्यूम इसका काज करेगा, ऑक्युपाई करेगा स्पर्म। 30% सीमेन बना फ्लूइड जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। उसके बाद 60% फ्लूइड किसका है, सेमिनल वेसाइकिल का, सेमिनल वेसाइकिल का। इतना पूरा मटेरियल होता है इजैकुलेशन में। ठीक, इजैकुलेट करा के अगर 100 ml है या 70-80 ml जो भी है, जितना भी है, उस वॉल्यूम का 10% स्पर्म होता है, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड होता है, 60% सेमिनल वेसाइकिल से। ठीक है, तो ये है फंक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अगला अब ये लास्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो लास्ट ग्लैंड में देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, ये पेयर ग्लैंड होता है। देखिए एक ये है, एक ये है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट के जस्ट बाद है, ये दोनों है, पेयर्ड में है। शेप कैसा होता है, मटर के दाने के जैसा शेप साइज इसका होता है। इट इज आल्सो नोन एज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, ये साइंटिस्ट था, उसने खोजा था, उसी के नाम पे दे दिया गया काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसका नाम है। ठीक है, इट आल्सो सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, और ये भी एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ द यूरेथ्रा, यानी इसका भी काम है एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, अच्छा ये सब जो है कि इनका मैं सभी बात कर रहा हूँ, ये कब होगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान। कब, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान ये फंक्शन करेंगे, जब स्पर्म यहाँ पे आएगा इजेकुलेट होने के लिए, तब इनका काम रहेगा। बाकी ये थोड़ा थोड़ा फ्लूइड सिक्रीट करते रहते हैं कि ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको मीडियम मेंटेन करके रखते हैं यहाँ पे। लेकिन ज्यादा वर्कफुल ये तब होते हैं जब इंटरकोर्स के दौरान, जब स्पर्म यहाँ पे सीमेन आता, स्पर्म यहाँ पे आता है तो सीमेन बनाना होता है, सेमिनल वेसाइकिल कार्य कर दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड भी सिक्रीट कर दिया ताकि इन्वायरमेंट वहाँ के एल्कलाइन हो जाए। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी सब लोग मिलके स्पर्म को कैसे भी करके यहाँ से बाहर तक पहुँचाते हैं, फिर आगे भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हो गया, तीनों हमने बात कर दिया। अब हम बात करें, देखिए यहाँ तक तो हमने बात कर लिया, टेस्टिस बात कर लिया, एपिडाइडमिस बात कर लिया, वास डिफरेंस बात कर लिया, सेमिनल वेसाइकिल बात कर लिया, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बात कर लिया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बात कर लिया। अब इधर का पोर्शन की बात कर रहे हैं पेनिस की। ठीक है, पेनिस की बात कर रहे हैं कि उसका क्या है क्या नहीं है। ठीक, रोचक तथ्य बताएंगे, जो जानकारी जरूरी है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए डियर, अब हम बात करते हैं पेनिस की, आगे के पोर्शन के, इसका पेनिस की बात कर रहे हैं।
तो पेनिस क्या होता है? इट इज द मेल ऑर्गन। क्या है? मेल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसके लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एंड यूरिनेशन के लिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड यूरिनेशन के लिए, इसीलिए पेनिस को डुअल फंक्शन बोला जाता है, यानी ये डुअल फंक्शन, दो कार्य करता है। ठीक। इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप। कैसा होता है? बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रूट। इसमें क्या होता है? देखिए इधर वाले पोर्शन को, इसको क्या कहेंगे? रूट। रूट के बाद बॉडी, इसे बीच वाले पार्ट को बॉडी कहेंगे। ठीक, बॉडी। और उसके बाद ग्लांस ऑफ पेनिस, ये हमने बता दिया। ठीक है, आगे वाले पार्ट को जो होता है ग्लांस पेनिस, इसको बॉडी, इसको रूट। पूरे पेनिस की बात कर रहा हूँ। इट मेनली फॉर्म्ड बाय इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कार्पोरा कवर्नोसा। कार्पोरा कवर्नोसा, कार्पोरा कवर्नोसा एंड कार्पोरा स्पोंजियन। कार्पोरा स्पंजियोसन। स्पंजियोसन, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाती हैं। जैसे अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो आप देखिए ऐसे, ठीक, तो ऐसे होता है। इसमें जो बीच में मेल ये यूरेथ्रा आया रहता है, तो ये तो बीच में रहता है, लेकिन जो दोनों टिश्यू होते हैं डॉर्सल लेटरी में देखिए ऐसे होते हैं। एक इसमें देखिए, इसमें एक जो है कि ये हो गया, ठीक, और उसके बाद ये आउटर साइड, बाहर की साइड कार्पोरा कवर्नोसा रहता है। कवर, कवर मतलब कवर किए हुए, ठीक, कवर्नोसा, कार्पोरा कवर्नोसा। और कार्पोरा स्पंजियोसम अंदर की तरफ होता है। स्पंजियोसम अंदर की तरफ होता है ऐसे। ये इरेक्टाइल टिश्यू है। जैसे इसमें ब्लड फ्लो उस ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से हो जाता है। और जैसे ब्लड का फ्लो तेजी से होता है तो ये दोनों मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से इरेक्टाइल एकदम पेनिस इरेक्टाइल हो जाता है। और जैसे यहाँ से ब्लड फ्लो बंद होता है, ब्लड फ्लो बंद होने से ये फ्लैसिड हो जाते हैं। और फ्लैसिड होने के बाद ये क्या हो जाता है? इरेक्टाइल से फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक, तो ये इनका फंक्शन है। सॉरी, इसमें दो टाइप के मसल्स होते हैं जो इरेक्टाइल मतलब इरेक्शन में मदद करते हैं। इरेक्शन में मदद, देखिए अगर इरेक्शन होगा नहीं तो जेनाइटल, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म का इजेकुलेशन सही से नहीं होगा। और जब स्पर्म का इजेकुलेशन सही से नहीं होगा, सर्विक्स तक नहीं होगा, तो फिर आगे वो स्पर्म जा नहीं पाएगा, वो वेजाइना में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से इरेक्टाइल फंक्शन इसका कार्य है, और ये होना जरूरी है क्योंकि स्पर्म का इजेकुलेशन होना जरूरी है। और इजेकुलेशन अगर सर्विक्स तक नहीं होगा तो वेजाइना के एसिडिक पीएच से मर जाएंगे, ठीक, स्पर्म मर जाएंगे। तो ये इसका काम होता है। आगे और हम पेनिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अगला देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पेनिस का। अगला बात है, तो अगला जो है, द ग्लांस ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय ये स्किन कॉल्ड फोर स्किन। यानी जो ये स्किन होता है, ग्लांस ऑफ पेनिस जो इतना पोर्शन होता है, देखिए इतना पोर्शन, इसमें क्या होता है? स्किन से कवर्ड होता है। स्किन से कवर्ड होता है, ठीक, ये स्किन से कवर्ड होता है। अब स्किन ये कवर्ड होता है तो इसी को कहते हैं फोर स्किन। इसी को कहते हैं फोर स्किन। इट इज होमोलॉगस टू फीमेल क्लाइटोरिस। और ये कैसे किसके जैसा होता है? ग्लांस ऑफ पेनिस किसके होमोलॉगस होता है? फीमेल के क्लाइटोरिस से, जो कि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले से भी। सिक्रीशन अंडर द फोरेस्किन, यानी इस फोरेस्किन के जैसे ओपन करेंगे, बैक करेंगे, तो इसके अंदर एक सिक्रीशन होता है। उसे क्या कहेंगे? उस सिक्रीशन को सेगमा कहते हैं। क्या कहेंगे? और ये सेगमा कैसा होता है? थिक चीजी होता है। थिक चीजी सिपेसियस ग्लैंड सिक्रीशन होता है। थिक चीजी सिपेसियस ग्लैंड सिक्रीशन होता है, जिसे सेगमा कहते हैं। और ये स्किन को जैसे बैक करेंगे तो यहाँ पे स्टोर होता है, मतलब इकट्ठा हुआ रहता है, वो उसे क्या बोलते हैं? सेगमा कहते हैं। एक और केस देखने को मिलता है बच्चों में, जैसे बच्चे मतलब 4 साल 5 साल के होते हैं तो ऐसा करना चाहिए, बट उन्हें पता नहीं होता, फैमिली के परिवार को पता नहीं होता है, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत ही आ जाता है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन दिक्कत है। तो आगे देखिए, फेल्योर टू गो बैक, यानी जो स्किन है
आसानी से खुल जाए तो ठीक है, और आसानी से पीछे नहीं जा पा रहा है, पीछे नहीं जा पा रहा है, अगर ओपन नहीं हो रहा है, बैक नहीं जा रहा है, ये फॉर स्किन ग्लांस ऑफ पेनिस से बैक जाना चाहिए, और अगर बैक नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है, फेलियर टू गो बैक ऑफ ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड फिमोसिस। इसको क्या कहेंगे? फिमोसिस। जिसका फोर स्किन, जिस बच्चे में या जिसमें एडल्ट में अगर फोर स्किन पीछे न जाए तो उसे फिमोसिस कहते हैं। और ये सर्जिकली रिमूव कर सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है, विच इज रिपेयर्ड बाई ए सर्जरी नोन एज, और उस सर्जरी का क्या नाम है? सर्जिकल सर्कमसीजन। क्या कहते हैं? सर्कमसीजन। सर्कमसीजन ये होता है कि यहाँ से इस एरिया में जो डॉर्सल साइड पे, जो डॉर्सल साइड पे है, इसको ओपन करके यहीं कट कर देते हैं, तो जो अटैच हुआ रहता है नीचे की साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड नीचे अटैच होता है, जैसे इसके अंदर ये जो फोर स्किन नीचे ले जाते, नीचे यहाँ अटैच होता है, ऊपर तक तो हल्का सा खुल जाता है, नीचे अटैच होता है, तो इसी को खोल के ऐसे पलट के यहाँ से एक कट मार देते हैं, और कट मारने के बाद ऐसे पूरा ढके वो चला जाता है। लेकिन सावधानी होती है, सावधानी इस बात की कि अगर सावधानी से नहीं किया गया तो अगर कट ऐसा लगा तो न्यूरॉन्स भी कट हो गए तो फिर ये जिंदगी भर के लिए गए फिर, ठीक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। इसलिए बहुत ट्रेंड डॉक्टर हो उसी से करवाना, ठीक है, उसी से करवाना चाहिए, तो वो उसे पता रहता है कि कहाँ पे न्यूरॉन्स होती हैं, कहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं होती हैं, और कहाँ कट लगाना है। और पता लगी कट कर दिए, कट करके उलट दिए, चलो ठीक है वो तो सही हो गया, लेकिन जिंदगी भर के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इरेक्शन हो ही नहीं रहा। इसमें जो हमने दो बताए थे मसल्स, इसमें होते हैं कार्नियो स्पंजियोसम और कार्निवोसा, ये दोनों जो हमने बताया था, तो इसमें क्या होगा? ये इरेक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्शन उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूरॉन का सेंसेशन ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े सावधानी से करना होता है, और बहुत ट्रेंड और एक्सपीरियंस वाले फिजिशियन से कराना होता है, ठीक। तो ये पेनिस है। उसके बाद में आगे और भी है। पेनिस के बाद हम थोड़ा सा ग्लांस के बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक। ग्लांस यानी पेनिस के आगे वाले पोर्शन की बात कर ले रहे हैं। डियर मैं ऑल ओवर एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन चाहे लिखना हो लिख लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप देना हो, चाहे डिटेल में देना हो, कहीं से भी आपका जाएगा नहीं, इतना गारंटी है, ठीक है। तो आगे देखिए, कुछ ये लास्ट है अब पेनिस के बारे में, ये 3 पॉइंट लास्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे डियर सीमेन के बारे में। किसके बारे में? सीमेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ तथ्य है जो क्वेश्चन आ जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द फोर स्किन, किसमें? अगर फोर स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे बेलेनाइटिस की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलेनाइटिस, बेलेनाइटिस, ठीक, बेलेनाइटिस बोलते हैं। द परमानेंट, एक और तथ्य है, कभी ऐसा देखा तो नहीं होगा, ऐसा फिल्मों में ही देखा होगा। द परमानेंट एंड पेनफुल, द परमानेंट एंड पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या? परमानेंट हमेशा के लिए, एंड पेनफुल और दर्द के साथ इरेक्शन हो जाए पेनिस में, पेनिस में इरेक्शन ऑलवेज रहे, विदाउट सेक्सुअल डिजायर, बिना सेक्सुअल डिजायर के, तो उसे क्या कहते हैं? प्रियापिज्म। प्रियापिज्म क्या बोलते हैं? प्रियापिज्म, ठीक। तो अब वो प्रिया करते टहलेगा, ठीक है, प्रियापिज्म कहते हैं इसे, यानी परमानेंट। और ये क्या होता है? परमानेंट एंड पेनफुल, परमानेंट एंड पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस विदाउट सेक्सुअल डिजायर इज कॉल्ड प्रियापिज्म। द ग्लांस ऑफ पेनिस इज हाईली सेंसिटिव टू टच, ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे तो उसमें ही बता दिए थे, ठीक है, कई बार बता दिए। तो ये ऑल ओवर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल में। अब हम बात करेंगे स्पर्म और सीमेन के बारे में, ठीक। स्पर्म और सीमेन के बारे में बात करने से पहले अब हम बात करेंगे स्पर्म कैसे बनता है और ओवम कैसे बनता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में, आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका खत्म, ठीक। हमने जो भी था सब रख दिए, बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइम जो बचा खुचा रहेगा वही ला के पटक दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब उसके बाद हम अगली क्लास में गैमेटोजेनेसिस बताएंगे कि यानी कि oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, सारे स्टेप बाय स्टेप, कहाँ मियोसिस होता है, कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, कितने सेकेंडरी oocyte बनते हैं, ये सारी चीजें। तो डियर क्लास अगर अच्छा लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो डियर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और
जितना हो सके शेयर कीजिएगा, बस आप अपना काम करिएगा, बाकी हम आपको इतना मैटर दे दूंगा, इतना मैटर दे दूंगा कि किसी कोचिंग या किसी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस देखिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो बोर्ड कैसा है या फिर वो कैसा है, उसे नॉलेज से मतलब है। तो आप वो बनिए, नॉलेज लीजिए, आप बोर्ड मत देखिए और ना ही बोर्ड का अक्षर देखिए। मैं सारा तरीका बता रहा हूँ कि इस बोर्ड में दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, जितना भी फिगर बना है, जितने भी डिजिट हैं सब दिखेंगे, बस आप प्रॉपर नेटवर्क में रहेंगे तो ठीक है। और उसके बाद हल्का सा धुंधला दिखेगा प्रॉपर नेटवर्क, अगर ऐसा धुंधला दिख भी रहा है कभी कभी तो आप हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए यूट्यूब से, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। तो थैंक यू सो मच डियर, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऑलवेज खुश रहिए।